दौरों की धरती और तपते हुए रेगिस्तान वाले राजस्थान में जिस रूप में मौसम का नज़ारा देखा जा रहा है, सब और कहीं बादल हो रहे हैं, कहीं बारिश हो रही है, कहीं बिजली चमक रही है, कहीं बादल गड़गड़ा रहे हैं, वैसा ही मौसम राजस्थान में राजनीति का भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी कवायद में जुटे हुए हैं कि अब की बार चौथी सरकार गहलोत सरकार बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी दम लगाकर पूरी तरह से कोशिश में लगी हुई है कि अब की बार भाजपा सरकार, लेकिन तीसरा मोर्चा भी उसी रूप में अपना दमखम लगा रहा है। राजस्थान में लंबे अरसे से राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले चंद्रराज सिंह भी हमारे साथ में हैं। कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी उमा भारती के साथ में, कभी बसपा के साथ में, अब चंद्रराज सिंह भी शिवसेना के साथ में हैं, शिव के भक्त हैं। चंद्रराज सिंह भी और शिवसेना में अपना दमखम लगा रहे हैं राजस्थान के प्रभारी के रूप में। इन्हीं से जानेंगे कि राजस्थान का मौसम क्या है। राहत शिविर सरकार लगा रही है, भाजपा भी अपनी ताल ठोक रही है, लेकिन तीसरा मोर्चा क्या कर रहा है राजस्थान में, बताएं साहब। जहाँ तक आपने दो प्रश्न किए, राहत कैंप इज ए नथिंग बट ए सेंसलेस स्टेप। राजस्थान की जनता भिखारी नहीं है। टुकड़ा डालकर गहलोत जी आना चाहते हैं सत्ता में। गहलोत जी के खिलाफ, गहलोत जी के समर्थकों के खिलाफ बुरी तरह से ईडी लगी हुई है। कितने केस हैं, कितने मुकदमे चल रहे हैं। अरे वो एकल पट्टे तक का मामला वापस उठ गया है। तो मैं नहीं मानता कि गहलोत का कहीं कोई चांस है। अगर थोड़ी बहुत कांग्रेस में ताकत होती तो सचिन पायलट में होती, जिसकी उन्होंने नज़रअंदाज करके दूर कर दिया। इनके पास तो 5 आदमी नहीं है। मारवाड़ की 40 सीट में से 4 सीट नहीं ला सकते अशोक गहलोत। कहाँ से आएंगे चौथी बार? सपना देख रहे हैं, दिन में सपना देखने के समान है उनकी हरकत। मैं इसे नहीं मानता। कांग्रेस का तो अधिक से अधिक, अगर सचिन पायलट और गहलोत एक नहीं हुए तो 25 का आंकड़ा कांग्रेस पार नहीं करेगी। बहुमत तो बहुत है, अल्पमत में भी इनका नाम रहेगा तो क्या रहेगा ये सोचना पड़ेगा। ये बात तय है। भाजपा भी ताल ठोक रही है। अब अशोक गहलोत के सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ किरोड़ी लाल मीणा ने जंग छेड़ रखी है कि हर आंदोलन किरोड़ी लाल कर रहा है, हर जगह कर रहा है। भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार और आत्महत्याओं के दौर में किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस की नींद आराम कर रखी है, जिसका कांग्रेस के पास कोई जवाब और विकल्प नहीं है। इसलिए कांग्रेस के तो सत्ता में आने का भूलो, कांग्रेस तो विपक्ष का पदवी प्राप्त करेगी तो मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण मानूंगा। दूसरा सवाल आपका ये था जो आपने कहा भाजपा ताल ठोक रही है। कहाँ ताल ठोक रही है? अभी भाजपा का जो अरुण सिंह है प्रभारी, उससे वसुंधरा का मामला तो सलटा ही नहीं है। वसुंधरा है या नहीं है? है तो कहाँ है? कहाँ है तो कैसे है? कुछ करेगी कि नहीं करेगी? करेगी तो क्या करेगी, कैसे करेगी? उसके साथ कोई है तो कौन है? ये भी नहीं तय कर पा रही है। दोनों पार्टियों की अनिश्चय की स्थिति के कारण अच्छे उम्मीदवारों की हत्या होगी, राजनीतिक हत्या होगी। उन्हें अवहेलना मिलेगी तो दुखी हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हमारे पास आएंगे। हमने एकनाथ शिंदे की शिवसेना का प्रभार स्वीकार किया है। एकनाथ शिंदे हमारी सेना, दुष्यंत की पार्टी, हम सब तीनों एनडीए के घटक हैं। इसलिए एक दूसरे के शुभचिंतक तो रहेंगे ही। हम भी चाहेंगे कि भाजपा की सरकार बनती है तो बने, कांग्रेस की सरकार न बने। ये हमारा लक्ष्य रहेगा। इस लक्ष्य पर अच्छे उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं। दौरे में आए हैं, मारवाड़ जाके आए हैं, मेवाड़ में घुसे हैं। यहाँ पर गुलाब चंद कटियारिया की गैर मौजूदगी का जो वैक्यूम है उसको भरने के लिए भी अच्छे लोग आगे आएंगे। मेरे से बहुत वरिष्ठ लोगों ने मुलाकात की है। अभी हम उम्मीदवारों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ये प्रीमैच्योर हो जाएगा। पर सिद्धांतिक रूप से ये हमारी पार्टी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, सावरकर, सेना, इन सब पर निर्भर है और हम इन्हीं को लेकर के प्रचार करते हैं। हमने कभी अपना प्रचार नहीं किया, हमारी पार्टी ने नहीं किया। हमने सनातन धर्म, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की वकालत की। हम इसी को लेकर राजस्थान में प्रचार करें। लोगों ने कहा कि आपके उम्मीदवार नहीं जीतेंगे, पर इस भावना का प्रचार तो होगा। अरे इस भावना का प्रचार होना राजनीति में पद प्राप्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये काम हम पूरी मुस्तैदी से करेंगे। और आप देख लेना, आते आते हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है। हम आज भी 30-40 उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं। किंतु इसका फैसला कि हम कहाँ तक लड़ेंगे, कहाँ नहीं लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, किसके साथ, यह फैसला तो नरेंद्र मोदी जी और एकनाथ शिंदे दोनों मिलकर तय करेंगे। उसका निर्देश आएगा तो हम उसका पालन कर लेंगे। तब तक स्वेच्छा से मैं और हमारे यहाँ का प्रमुख बहुत ही अच्छा यंग आदमी है, ज़बरदस्त कार्य करता है, लाखन सिंह, हम मिलकर के एक उम्मीदवार की तलाश करेंगे। अच्छे उम्मीदवार, जीतने योग्य उम्मीदवार, उनको चुनेंगे, लेकिन भ्रष्ट चरित्रहीन लोगों को मत नहीं देंगे। ये हमारा फैसला है। सिंघवी जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि उन्होंने वो काम करके दिखाया है, दवाइयाँ फ्री की है राजस्थान में, सारी जांच सुविधाएं फ्री की हैं अस्पतालों में, और जो गरीब कल्पना नहीं कर सकता था राजस्थान में, अब उनका इलाज प्राइवेट अस्पतालों में हो रहा है। और
SC गायों के लिए भी उन्होंने अनुदान लंपी योजना में दिया है, महिलाओं के लिए वो कर रहे हैं, युवाओं के लिए कर रहे हैं। और SC योजना वो बता रहे हैं कि उनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं, लेकिन जिस रूप में अब उनके पार्टी में ही किस तरह का माहौल है और क्या कांग्रेस एकजुटता का पूरी तरह से रह के और राजस्थान में काम कर सकेगी, आपका क्या मानना है? अशोक गहलोत ने जो कहा मैंने किया, तुमने क्या किया? जनता के टैक्स का पैसा उधार ले लेते हो, बांटते रहो। जनता बंटवारे की इस रेवड़ी से कुछ नहीं होती है, जनता वैचारिक संबंध चाहती है। तुम्हारे क्या विचार दिया, क्या है तुम्हारी नीति, क्या है तुम्हारी नियति? ये बांट दिया, वो बांट दिया, वो बांट दिया। कल तो कोई आदमी आकर के यहाँ तो कह देगा मैं तो 200 सीटों पर 10-10 करोड़ रुपए एक उम्मीदवार को दूंगा, तो क्या वो आपको वोट दे देंगे? अरे भ्रष्टाचार का क्या करोगे गहलोत साहब? इतने आरोप लगे, उसका क्या करोगे? जनता पूछेगी कि आपने इतना तो बांटा है, आपके विधायकों ने खाया कितना है? आपके विधायकों ने माना है कि ट्रांसफर पैसे खाए जाते हैं, क्यों नहीं हटाया आपने? आपने भ्रष्टाचार से प्यार किया है, भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया है। ये गैस की टंकी दे देना, ये छोटी मोटी सुविधाएं दे देना, ये 10-20 हज़ार लोगों को 40-40 हज़ार का अनुदान देना, इससे वोट नहीं मिलते। ये रेवड़ियाँ हैं। इस रेवड़िया को बांटने के लिए तो केजरीवाल जी गुजरात में आए थे, तब मैं वहाँ मुख्य वक्ता था भाजपा के पक्ष का। केजरीवाल ने बांटी, तब मैंने कहा तेरी 5 सीट आएगी, और 5 ही आई। मैं आज कह रहा हूँ गहलोत साहब, आप कितना ही कूद लो, चिल्ला लो, जंप ले लो, हाई जंप कर लो, लॉन्ग जंप कर लो, आपकी 25 से ज़्यादा सीटें नहीं आएगी। ये 200 का सदन है, 25 की औकात क्या होती है वो आपकी हो जाएगी। और मैं कहता हूँ हमारी पार्टी दावे के साथ कहता हूँ हम भी 20-25 लाएंगे। सेकंड के लिए झगड़ा होगा शिवसेना और कांग्रेस के बीच। भाजपा तो बहुत आगे है, भाजपा में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, और हमारी शिवसेना का तो नाम ही सेना है। भारत में 4 ही तो सेनाएँ हैं, जल सेना, थल सेना, नभ सेना और शिवसेना। वो 3 सेनाएं हमारी बाउंड्री की रक्षा करती है, और भारतीयता और राष्ट्रीयता की रक्षा हमारी सेना करती है। हमें तो गर्व है हम इस सेना के सैनिकों के साथ हैं। और मैं कहता हूँ इसके अलावा कांग्रेस के पास कौन है? 4 मंत्रियों पर मुकदमे चल रहे हैं, कई IAS सस्पेंड होने पर है, किसी IAS ने भ्रष्टाचार में पकड़े जाने पर भी आपने उसको हटाया नहीं है। राजस्थान की जनता अंधी नहीं है, उसके पास आंखें हैं, और वो भी आंखें संजीव वाली आंखें हैं जो दूर से देख लेती है कि कौन क्या कर रहा है। इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। अब जाति समीकरण पर आ जाइए आप। ब्राह्मण और ठाकुर तो बीजेपी का बोनाफाइड वोट है। गुजर सचिन पायलट के साथ है जो आपको फुटिया को देखना नहीं चाहता। 3 जातियाँ तो ये गई, अब चौथी रह गई जाट। जाट 40 साल से गहलोत विरोधी रहा है, वो गहलोत से पीड़ित रहा है। रामविवाद बलराम जाकर, मैं ना तो राम जी का सबसे नज़दीक था, मैं जानता हूँ जाट किसी भी कीमत में अशोक को स्वीकार नहीं करता है, न करेगा। तो चौथी जात ये चली गई। अब बताइए आप कौन सी जात बची है? अब वो कहते हैं ओबीसी का मतलब क्या है? ओबीसी में जाट भी है, ओबीसी में गुजर भी है, यही तो जातियाँ मिलकर ओबीसी बढ़ाती है। तेरी ओबीसी का पाकिस्तान जाएगी उठ के, ये तुम्हारा कोई रोल नहीं है। योर पॉलिटिकल गेम इज ओवर, आपका जाना तय है। ये है कि आप इज्जत से जाएंगे तो सचिन पायलट को साथ लेके जाएंगे, और अकेले जाएंगे तो बहुत बुरी हालत से जाएंगे। सिंघवी जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब प्रमुख रूप से उभरेगी, लेकिन अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी अपने गुटों से उभरी भी नहीं है। वसुंधरा जी अलग हैं, इधर दूसरे अलग हैं, अभी तक तालमेल पूरी तरह से पार्टी का बैठा नहीं है। एक वसुंधरा की नाराजगी के अलावा पूरी भाजपा में पूरा तालमेल है। अब वसुंधरा अपना फैसला खुद करे। मैंने तो पहले भी कहा हमारी तो राखी बाम बहन है। हमने पहले भी कहा वसुंधरा जी, जब तक आला कमान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं करोगे या लोकल पार्टी से भीड़ करने से, मीटिंगें करने से, मजमा जमाने से कोई आपको लाभ होने वाला नहीं है। वो नहीं माने तो उनकी मर्जी है। और एक बात बता दूं, मैंने वसुंधरा जी के 8-10 मूर्ख समर्थकों को बुलाया था। मैंने कहा भाइयों तुम किसके साथ हो? बोला वसुंधरा के साथ। बड़ी खुशी की बात है। फिर मैं कहा तुम्हारे सामने एक प्रश्न आएगा कि भाजपा के टिकट को छोड़ोगे वसुंधरा को? तो किसी ने नहीं कहा कि हम भाजपा का टिकट छोड़ेंगे। ये टिकट और सम्मान और लोगों की ये भ्रांति ये वापस आ जाएगी, इसलिए लोग जुड़े हुए हैं। एक बार कह दे वसुंधरा कि मैं अगले चुनाव में मैं मुख्यमंत्री का चरण न बनूंगी, न मैं चुनाव में नेतृत्व प्रदान करूंगी, फिर देखो कितने लोग आते हैं। इसलिए व्यक्ति विशेष की नाराजगी और जाति विशेष की नाराजगी में बहुत फर्क है। गहलोत के सामने तो जातियाँ नाराज है, इनके हमारे सामने एक इसलिए, और वो तो हो, ये उनका इंटरनल मामला है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हम तो इतना जानते हैं कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के लिए हमें भाजपा को समर्थन देना पड़ेगा, और भाजपा को समर्थन प्रत्यक्ष नहीं देंगे पर कांग्रेस को हराने में अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके हम उनको मंजिल तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। हमको सत्ता चाहिए नहीं, कुर्सी चाहिए नहीं, चुनाव लड़ना नहीं, इस हकीकत कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। सिंघवी जी, सबसे अहम बात ये कि भारतीय जनता पार्टी में नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाबचंद कटारिया को एन मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने असम का राज्यपाल बनवा दिया, सतीश पुनिया को हटा दिया। जिस रूप में अब देखा जा रहा है तो नए नए चेहरे लाए हैं। जनता का एक विश्वास उन नेताओं में जगा था, लेकिन दोनों चेहरे अब निराधार बने हुए हैं। क्या कहना है?
कुछ नहीं कहना है, गुलाब सिंह जी अपनी मर्जी से गए, उनको निकाला नहीं गया है। मैंने बहुत समझाया था उनको कि आप हज़ारों लोगों का प्यार और मोहब्बत छोड़ करके और एक राजभवन के लोभ और लालच के अंदर आसा मत जाओ, पर वो तो सुलझा जी भी हो गए। अब कटारिया साहब वापस आ भी सकते हैं कि हरदेव जोशी की तरह जैसे आए थे। हरदेव जी आसाम के गवर्नर बन के गए, तब मैं गया था शपथ दिलाने के लिए, जब नारायण ने उनको ब्रीफिंग की, जब मैं साथ था, तो मैंने कहा था शायद वापस सीएम बन के आएंगे। मैं गुलाब जी के बारे में कह सकता था, पर गुलाब जी ने अब वो चरित्र दिखाया नहीं। गुलाब जी केवल सुविधा भोगी बन जाएंगे, मुझे सपने में ये उम्मीद नहीं थी। उदयपुर की जनता ने प्यार मोहब्बत और सम्मान उनको दिया, उसे देखते हुए उन्हें स्पष्ट कहना था, मोदी जी मेरी जनता मेरा परिवार है, इतने बड़ी परिवार को छोड़कर आसाम के छोटे से राजमहल में जाकर मैं नहीं बैठ सकता, आप मुझे क्षमा करो। उनमें सांस की कमी थी, उनमें हमेशा ही सांस की कमी रही है। वो केवल बोलते ठीक ठाक थे, बाकी कुछ थे नहीं। उन्होंने एक आदमी को क्रिएट नहीं किया, उदयपुर में 4 समर्थक क्रिएट नहीं किए, 5 फॉलोवर क्रिएट नहीं करे, जाति में किसी को बढ़ाया नहीं, मित्रों में किसी को बढ़ाया नहीं, अकेले थे और अकेले रह जाएंगे और अकेले ही चले गए। अरे घासरी रोटी भी इज्जत मिला दो ले भागियो, तो भी राणा नहीं बदला, घास की रोटियां खाई, जंगल जंगल बाजे। ऐसा ही उदाहरण महाराष्ट्र में है। शिवाजी ने अकेले पूरे मुगल साम्राज्य की नींद आराम कर दी, इसलिए मैंने नारा दिया है, वहाँ शिवाजी, यहाँ प्रताप, नहीं रहेगा कोई संताप। हम सूरवीरों की, बहादुरों की, देशभक्तों की वैल्यू करते हैं। जैसे वहाँ महाराष्ट्र में शिवाजी का परचम है, मैं चाहता हूँ राजस्थान में वैसे इतिहास का परचम हो। अरे शिवाजी का वंश था बालाजी ने जिस प्रकार का झटका पानीपत में दिया था, दुनिया में कोई दे सकता है क्या? तो हमने तो सोच समझ कर फैसला किया है। शिवाजी का जो चरित्र था, महाराणा प्रताप का वही चरित्र था। दोनों महान आत्माओं की पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है, उस स्वाद के लिए नहीं किया है। और मैं तो घोषणा कर चुका हूँ कि मुझे जीवन पद लेना ही नहीं है, कुर्सी लेनी नहीं है, चुनाव लड़ना ही नहीं है, लेकिन सच्चाई कहने में पीछे नहीं रहना है। इसलिए मैंने मांग की किरोड़ीलाल जी मीणा के भ्रष्टाचार व्यभिचार विरोधी अभियान के लिए भारत सरकार को उन्हें पद्मश्री देना चाहिए, और मेरी हाथ भी जट डालना यही है। अब आपने कहा कि भाजपा में चेहरे बहुत हैं, बहुत चेहरे तो स्वयंवर हो जाएगा, आप चिंता क्यों करते हो? जब सीता को देखने के लिए गए तो बहुत चेहरे गए थे, बाणासुर भी था, रावण भी था, सारे थे। राम को पसंद कर लिया। ऐन मौके पर देखते हैं भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी की अपनी हैसियत संघ के स्वयंसेवक जैसी है। संघ तय करेगा वही होगा, और संघ कर लेगा, ये मुझे पक्का विश्वास है। संघ का भी वही नारा जो हमारा है, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और देशभक्ति। हम इस नारे पर जिंदा रह करके बिना राजनीति में सफल हुए अगर मृत्यु को भी पहुँच जाएंगे, तो हमारी आत्मा ये तो कहेगी कि हमने देश और देशभक्ति, हिंदू और सनातन, जैन और सब धर्मों का पूरा सम्मान करते हुए अपनी राजनीति की। सिंघवी जी, राजस्थान में कोई भी मुख्यमंत्री बने, चाहे भाजपा का बने या कांग्रेस का या अन्य पार्टी का, सिंघवी जी उनके एकदम निकटस्थ हो जाते हैं, या वो निकट आ जाता है सिंघवी जी के, और पूरी तरह से आपके सहयोग से मुख्यमंत्री की राह उनके लिए खुल जाती है। अब की बार सिंघवी जी किसको मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं? एनडीए का घटक का कोई भी व्यक्ति अच्छा आदमी मुख्यमंत्री बने। अभी हम 3 पार्टियां एनडीए में हैं, दुष्यंत, मैं और अरुण सिंह, तीनों प्रभारी हैं, मतलब अपने अपने पार्टी के हैं। हम क्यों फैसला करें? हमारे नेता फैसला कर लेंगे। हम तो एक बात जानते हैं कि जो भारतीयता और राष्ट्रीयता का प्रतीक बन के उभरेगा, हम उसके साथ रहेंगे। गुलाब जी होते तो हमारी पहली चॉइस थी, पर गुलाब जी ने तो खुद ही आत्मविश्वास और साथ की कमी आ गई, इसका तो हमारे पास कोई इंजेक्शन था ही नहीं। हमने पूरा 5-10 साल गुलाब जी का साथ दिया है, एक एक कदम पर, और गुलाब जी उभार ही नहीं सके। अब बीजेपी के बाद में 1 दर्जन मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, ये आपका प्रश्न वाजिब है, और ये छनते जाएंगे। मेरा ख्याल है सितंबर आते आते 2-3 ही रह जाएंगे, उनमें से किसी एक को मोदी अमित शाह मिलकर तय कर देंगे। हमारे पास एकनाथ शिंदे का मैसेज आ जाएगा, हम उसी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान लेंगे। वैसे कोई भी बन सकता है, हमारे वहाँ अल्पसंख्यक होते भी हमारा मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र में, और भाजपा का बहुसंख्यक होने के बाद भी उप मुख्यमंत्री है। ऐसा कुछ किसी भी स्टेट में हो सकता है। एकनाथ शिंदे एक परिपक्व और मजबूत राजनेता है, और उन्होंने तो अपने हिंदुत्व के लिए, शिव सैनिकों के लिए, बाला साहब की इच्छा के अनुसार किसी हालत में तुष्टिकरण के लोगों के साथ समझौता नहीं किया, इसके लिए बधाई के पात्र है। सचिन पायलट बहुत बड़ा फैक्टर है कांग्रेस के लिए, क्या भविष्य हो सकता है सचिन पायलट का राजस्थान में? अशोक गहलोत के रहते हुए कोई भी अच्छा आदमी का भविष्य नहीं हो सकता। सचिन बहुत अच्छा है, मैंने हमेशा सचिन की प्रशंसा की है। मैं आज आया हूँ उस पार्टी में, तो 2 महीने पहले तक मैं मुक्त विवेचक के रूप में था, तब भी मैंने कहा था सचिन जाता है तो 20,000 आदमी आते हैं, गहलोत जी जाता है 20 आदमी आते हैं, इतना बड़ा फर्क है, क्या कर सकते हैं। मुझे तो याद नहीं 4 साल के इसके अशोक गहलोत के भयानक राज्य में कभी अशोक गहलोत जिंदाबाद का नारा नहीं सुनाई दिया मुझे, और कभी सचिन मुर्दाबाद का नारा सुनाई नहीं दिया। लेकिन ये उनका इंटरनल मामला है, चूँकि मैं एक जिम्मेदार पार्टी का प्रभारी हूँ, और पार्टी के नज़रिए से हमारे दोनों ही विरोधी हैं, हम दोनों को परास्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनकी इंटरनल लड़ाई का जहाँ तक सवाल है, वहाँ एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कह सकता हूँ सचिन और गहलोत की कोई बराबरी है ही नहीं, कहीं नज़दीकियाँ भी नहीं है, और न थी, न आज है, न आगे होगी।
सिंघवी जी, जिस रूप में आपने राजस्थान के प्रभारी का रूप बनाया है या दायित्व ग्रहण किया है, शिवसेना को आप किस नज़रिए से देखते हैं और राजस्थान में क्या कवायद होगी शिवसेना की आने वाले समय के चुनाव में, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, किस तरह से शिवसेना अपना कार्य लोकसभा में तो हमारा और शिवसेना का नरेंद्र मोदी जो एकनाथ जी का एक ही दृष्टिकोण है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, इसलिए हमारे होल्डिंग और पोस्ट पर भी मोदी जी हमारे साथ रहते हैं। अब आपने कहा हमारा दृष्टिकोण तो सीधा है, कांग्रेस पीछे रहनी चाहिए, इसका कोई दृष्टिकोण पूछने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल ही 100% सिद्धांत एकता के प्रति है। अब आपस में क्या नेता ऊपर जाएगा वो तो मोदी जी और एकनाथ जी करेंगे, उसका हमारा रोल नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ, हम बैलेंसिंग फैक्टर बनेंगे, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। इस बार भी नहीं बनी थी, अगली बार भी नहीं बनेगी, और 2003 में तो हमने सरकार बनाई थी। हमें सरकार बनाने और बिगाड़ने का अनुभव है। इसका लाभ और नुकसान जिसको होना होगा वो तो आप सोचिए कि हमारे कारण किसका नुकसान होगा और किसका लाभ होगा, ये आपका सोच है। मैं इस पर अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहता। राजनीति में उम्र की सीमा सब पार्टियों में तय हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले से ही अपने पत्ते खोल दिए हैं और कई नेताओं को उन्होंने पार्टी से किनारा भी कर लिया है या उन्हें पद देकर विशेष जिम्मेदारी भी दे दी है। कांग्रेस में अभी बाकी है और भी पार्टियां इसका इंतजार कर रही हैं। आपकी नज़र में क्या उम्र है राजनीति की और क्या अनुभव के आधार पर राजनेता को अपना काम करना चाहिए? उम्र नहीं होती है, आदमी का कद होता है उसकी उम्र, आदमी की हिम्मत होती है उसकी उम्र, अभिव्यक्ति का उसका जो संस्करण है, अभिव्यक्ति में उसका जो भाव है वो उसकी उम्र होती है। ये 8 मास का पुतला चलता फिरता पुतला नहीं, उसके आदमी के सर में एक दिमाग नाम की चीज़ है, दिमाग से आदमी की उम्र तय होनी चाहिए। मैंने कभी इस बात को नहीं कहा कि 75 साल की सीमा मोदी जी ने ठीक रखी है। जब मैं पहली बार राजनीति में आया था तो 16 साल का था और मेरा पहला अपॉइंटमेंट उसने किया जो भारत के वयोवृद्ध राष्ट्रीय नेता सी राजगोपालाचारी थे। उन्होंने स्वतंत्र पार्टी बनाई थी, तब मैं उसका स्टेट ऑर्गेनाइजर था। तब मैं 16 साल का था, तो महारानी गायत्री देवी का और महाराणा डूंगर से लक्ष्मण सिंह जी का सलाहकार था। तो उम्र कुछ नहीं है, उम्र तो आदमी महसूस करे वो होती है, उम्र जो आदमी तय करे वो होती है। मैं आज भी कहता हूँ कांग्रेस और भाजपा के बड़े से बड़े नेता को जो 50 साल से कम की उम्र है आप मेरे साथ बिठा दीजिए, वो मुझे थका देगा तो अपने आप को बुढ़ा मान लूँगा, और वो थक जाएगा तो क्या अपने आप को बुढ़ा मानेगा? इसलिए उम्र से कुछ नहीं, वयोवृद्ध कोई नहीं होता है, वृद्ध उम्र होती है, वृद्ध आदमी का अंजाम नहीं होता है। वृद्धता से आदमी जिंदा मरता नहीं है, उम्र आती है, आती उम्र तो बुलावा आ जाता है। इसलिए मैं इसको नहीं मानता बिल्कुल ही। ये उम्र की जो बंदिश मोदी जी ने लगाई है, मैं इसका प्रशंसक नहीं हूँ। उनका फैसला है, बड़े आदमी कोई भी कर सकते हैं और मोदी जी के हर फैसले को मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। मेरी पार्टी का फैसला है, अच्छा, योग्य, काबिल, ईमानदार, चरित्रवान, देशभक्त, सीमा का रक्षक, सेना का सम्मान करने वाला, संविधान को मानने वाला, वंदे मातरम बोलने वाला, भारत माता की जय बोलने वाला, राष्ट्रभक्त, देशभक्त, हिंदू भक्त, सनातन भक्त हो, उसको हम मानते हैं, हम उसी को मानेंगे। अगर इस परिभाषा से कोई भी पार्टी अलग होती है तो उसका साथ छोड़ने में हिचकेंगे भी नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिलों की नगरी उदयपुर में कहा कि अब की बार चौथी सरकार बनाकर वो प्रशिक्षण देंगे, अपने राजनीतिक जीवन का अनुभव आने वाली पीढ़ी को देंगे, यही उनकी कामना है। और अंतिम, जैसे इंदिरा गांधी ने कहा था वैसे ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम खून की बूंद तक वो कांग्रेस की और राजस्थान की सेवा में लगे वो तो हमने देख लिया, जब सोनिया गांधी की आपने अवहेलना की, जब पता लग गया था कि आपको जब तक कुर्सी मिलती है आप कांग्रेस में रहोगे। जिस दिन आपको आपकी योग्यता के थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे जगह हो तब देखूंगा कि आप कहाँ रहते हो। गहलोत साहब किसको समझा रहे हो, किसको ट्रेनिंग दोगे? पहले आप खुद ट्रेनिंग लो। आपको राजनीति की आपको भाग्य की है, आप भाग्यवान हो तो मैं हाथ उठाकर हुआ यस। आप किसको राजनीति की ट्रेनिंग दोगे? एक सोनिया गांधी के परिवार को राजी करने के अलावा आपने 40 वर्ष में किया क्या है? या इतने नेता है, सबसे नज़दीक मेहता हरदेव जोशी के, सबसे नज़दीक मेहता मोहनलाल सुखाड़िया के, सबसे नज़दीक मेहता नाथुराम मिर्जा के, सबसे नज़दीक मेहता वसंतदादा पाटिल के, जो बड़े लोग आए आप किसी के नज़दीक रहे क्या? सोनिया क्या जगह बना ली और उनकी जो भी थी उसकी पूर्ति करते रहे। वो भी कैसे की दुनिया जानती है। मैं अपने मुँह से आप पर कोई आरोप लगाना नहीं चाहता और मैं गहलोत जी आप पर आरोप लगाऊंगा भी नहीं, लेकिन मैं प्रश्न पैदा करता हूँ जिसका उत्तर में अगर आरोप आता है तो जनता लगाती है, मेरा क्या दोष है? सिंघवी जी, जिस तरह से राजस्थान में विधानसभा के भी चुनाव हैं, लोकसभा के भी चुनाव हैं, सीटों का आंकलन आपसे ज़्यादा और कोई लगा नहीं सकता है। आपके अंदाजे से क्या अब की बार रहने वाला है राजस्थान में? कांग्रेस की 26 सीट गहलोत के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो सचिन गहलोत मिलकर लड़ेंगे तो 46 सीट्स। अब बाकी सीटों में बंटवारा होगा लेकिन बहुमत से ऊपर भाजपा आ जाएगी, इसलिए उनकी सीटों का आज मैं आंकलन नहीं करता, वक्त आएगा जब करूँगा। और अब एमपी का चुनाव हो तो 25 में से 25 भाजपा को ही मिलने वाली है, 25 में से 25 नरेंद्र मोदी को मिलने वाली है। नरेंद्र मोदी के सामने कोई है ही नहीं,
कोई विकल्प ही नहीं है, कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है, किसी का इतिहास नहीं है जो भारत को समझे। आज भारत अमेरिका का पार्टनर है रक्षा युद्ध में। आज हमारी सेनाओं की ताकत चीन और पाकिस्तान को ललकारने की है। ये नरेंद्र मोदी की देन है। ये बात मैं कहता हूँ, मेरी पार्टी का पूरा समुदाय कहता है, हमारी पार्टी के नेता भी नरेंद्र मोदी में विश्वास रखते हैं, इसीलिए हम भी नरेंद्र मोदी को ही मानते हैं। तो 25 में से 25 नरेंद्र मोदी को मिलेगी, उसमें हमसे जो योगदान होगा वो होगा। विधानसभा में भी हम भाजपा के खिलाफ नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी पार्टी के अस्तित्व के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ जाते जाते कांग्रेस जब यहाँ से जाए तो गीत गाती जाए, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। सिंघवी जी, जिस रूप में आप राजनीति में हैं, कब तक रहेंगे राजनीति में आप? मैं तो मरूंगा जब तक राजनीति होगी। चाहिए नहीं कुछ, टिकट में लेता नहीं, चुनाव में लड़ता नहीं, पद में लेता नहीं, पोस्ट मुझे चाहिए नहीं। और राजनीति के द्वारा मेरे को बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता इनकी तरह आर्थिक लाभ उठाना नहीं। कांग्रेस का हर विधायक 100 करोड़ का मालिक बन गया है, कैसे बन गया है, मुझे वो बनना नहीं। मैं तो भगवान शिव का आराधन हूँ, मरते मरते शिव और शिवसेना के साथ रहूँगा। अब शिवसेना ही कोई और फैसला कर लेगी तो इसमें मुझे ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि उसका जो नारा है राष्ट्र, राष्ट्रभक्ति, देश और देश का गौरव, स्वाभिमान और सनातन धर्म, सर्वधर्म, सर्व हिंदू धर्मों का मान्यता, उस नारे से मैं कभी नहीं हटूंगा। इसलिए मैं राजनीति में बर्तन तक रहूँगा। ये नारा मेरे मुंह पर रहेगा, अंतिम दौर में भी रहेगा। तो ये थे चंद्रराज सिंघवी। राजस्थान ही नहीं, देश में आंकलन करते हैं हर चुनाव में कि किस पार्टी की कितनी सीटें आएगी, किस पार्टी की क्या स्थिति होगी, कौन नेता मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नेता आगे बढ़ेगा, कौन नेता पीछे हटेगा। सभी आंकलन एक स्पष्ट रूप से इनके परिणित भी होते हैं और परिणाम भी दिखाते हैं। राजस्थान में आने वाले समय में लोकसभा के भी चुनाव हैं और विधानसभा के भी चुनाव हैं। किस तरह की स्थिति होगी राजस्थान में और सिंघवी जी का जो आंकलन है वो किस तरह के साबित होगा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बार की राजस्थान में शिवसेना के रूप में प्राण फूंकने के लिए अपनी पार्टी में दमखम में जुटे हुए हैं चंद्रराज सिंघवी। किस तरह से इनका कार्य होगा राजस्थान में और क्या परिणाम दिखाएगा, यह तो समय ही बताएगा।